यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का हम लोग देख रहे थे, बीपीएससी का जो पेपर था हम लोग 60 नंबर देख रहे थे, फुल लेंथ पेपर है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे और हम लोग यहाँ पर पहले के पेपर कर चुके हैं। जो पेपर देखो हमको यहाँ पर मिलते जा रहे हैं वो सब पेपर मैं आपको कराता जा रहा हूँ। देखो फुल लेंथ पेपर में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि 16 नंबर पेपर है तो यहाँ पर 18 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, है ना, 22 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सब क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पेपर आप पहले कर सकते हो, है ना। तो जो भी मुझे मिलते जा रहे हैं मैं आपको कराता जा रहा हूँ पेपर, राइट। तो अगर एक के बैठेंगे कि अगर मुझे 15 नहीं मिल रहा तो 15 नहीं करा रहे हैं ना, तो जिस 16 मिल गया तो मैं 16 करा रहा हूँ, 17 18 भी कराऊंगा आपको, है ना। 15 अगर मिलता है तो मैं 15 भी आपको कराऊंगा पेपर यहाँ से, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, 70 करीब 6 या 7 तक, और उसके आगे से करेंगे जो भी छोड़े थे, है ना। आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 77 यहाँ पर इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 77 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रोसोम, इसका सही आंसर है, ठीक है। सेंट्रोसोम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, बी यहाँ से 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिकीय संरचना होती है जो विभाजन, कोशिका विभाजन में भूमिका निभाती है, और विभाजन से पहले सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है, और ये जैसे विभाजन प्रक्रिया शुरू होती है जो सेंट्रोसोम कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। क्वेश्चन 78 नंबर है। बोले रोग यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर इसके कारण क्या है वो बता रखा है। फाइलेरिया, देखो फाइलेरिया क्या होगा, फाइलेरिया आपको हो जाएगा यहाँ से ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना, बैनक्रॉफ्टी। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट है, सही है। अगला है अमीबियासिस एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ये भी करेक्ट है, राइट। उसके बाद गोनोरिया, जो गोनोरिया होता है ये जीवाणु से गोसेरिया गोनोरिया के कारण होता है, राइट। और ये आमतौर पर मौखिक गुदा या योनि के संभोग या अन्य यौन संपर्क के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से फैलता है। तो सी यहाँ से इसका गलत होगा, ट्रेपोनेमा पैडलिडम इसमें नहीं होगा, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है, गलत पूछा था तो ये। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत विकार नहीं है, इनमें से वंशानुगत विकार इनमें से कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा 79 का ये इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं है वंशानुगत विकार, क्योंकि जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, इससे विकार वाले व्यक्ति हीमोग्लोबिन के उत्पादन करने में असमर्थ होता है और लाल रुधिर कोशिकाओं के वर्णक ऊतक इसको ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये हीमोग्लोबिन के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जीन के रूप में दोष के कारण होता है। उसके बाद हीमोफीलिया क्या होगा, हीमोफीलिया जो होता है ये हीमोफीलियल व्यक्ति को या तो दोषपूर्ण जीन होता है या तो जीन अनुपस्थित होता है जो रुधिर थक्के के लिए आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये रंग की कमी या रंग की जो रूप में जाने वाला जो होता है तब होता है जब कोई व्यक्ति समान रूप से रंगों का अनुभव नहीं कर सकता है, राइट। ये सब बातें आपको याद रखना है ना। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, टी का ये सी करेक्ट है, एड्रेनालिन इसका सही आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा। आंसर हो जाएगा लाइपेज, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है किसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, ये जाना जाता है श्वेत रुधिर कोशिकाओं को, डी यहाँ से सही आंसर होगा। श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC जिन्हें ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है और वे रंगहीन और उनका आकार अनियमित होता है। उनकी प्राथमिक भूमिका कीटनाशकों जो कीटाणु होते हैं उसको घेरकर और एंटीजन का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने के शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए। आंसर डी करेक्ट है। 83 अस्थि निम्नलिखित में से किस ऊतक का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि उदाहरण है ये संयोजी ऊतक का, बी करेक्ट आंसर 83 का। 84 आते हैं। 84 बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्तिकाओं के लिए सत्य है, रिक्तिकाओं के लिए कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो वे कोशिकाओं के छोटी को वे पशु कोशिकाओं में छोटी होती हैं जबकि पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पौधों की कोशिकाओं में वे स्फीति बनाए रखती हैं, है ना,
और कोशिका का संरचनात्मक कठोरता रहती है। दोनों बातें करेक्ट है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट है। 85 दंतवल्क के प्राथमिक घटक क्या हैं? दंतवल्क के प्राथमिक घटक है कैल्शियम और फास्फोरस। बी आंसर इसका सही आंसर होगा। दंतवल्क हमारे दांतों की सुरक्षात्मक बाहरी आवरण होता है। ये हमारे दांतों के क्राउन को कैविटी से और क्षति से बचाता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोक्सीटाइड नामक जल शामिल होता है। ठीक है, दांतों का सड़न तब शुरू होता है जब मुंह में पीएच स्तर 5.5 से नीचे आ जाता है। बी करेक्ट है। 86 है एंटीपायरेटिक्स के बारे में विचार करना। वे शरीर के तापमान को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। पहली बात क्या होगी? 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और फेनासेटिन आमतौर पर एंटीपायरेटिक्स का उपयोग करती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर बी। 87 नंबर 87, पुताई में निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षार का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसको प्रयोग करते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मतलब चूने का जल होता है, ये भी बोल सकते हो उसको। फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस ये। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 87 हो गया। 88 नंबर 88 नंबर है, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताओ किसकी उपस्थिति के कारण होगी? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर ये होती है उपस्थिति के कारण किसकी? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील बाइकार्बोनेट से। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 89 नंबर है, मृदु पेय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा ये पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट इसमें सही आंसर होगा 80। अच्छा 88 में हम लोग कर चुके थे ना। 88 का आंसर क्या था? ये था ना कैल्शियम। और 89 का हो जाएगा आपका कौन सा अम्ल पाया था मृदु पेय पदार्थों में? तो आंसर हो जाएगा 89 का ये पाया था कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 90 नंबर, नाइक्रोम के निम्नलिखित यहाँ पर में से कौन से गुण विद्युत तापों तत्वों और इग्निशन सिस्टम के उपयोग को लेकर उपयुक्त बनाते हैं? आंसर क्या होगा 90 का? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए करेक्ट है। उच्च ऊष्मा प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और ऊंचे तापमान पर स्थिरता। 90 का ए करेक्ट आंसर है। 91, टेल्क को किस प्रकार के खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर ये सिलिकेट इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, टेल्क एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज और अपनी कोमलता, चिकनाई और नमी को अवशोषित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। और ये एक सिलिकेट खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। टेल्क के गुणों का एक अनूठा संयोजन होता है जिससे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उपभोक्ताओं के अनुप्रयोग के लिए उपयोगी बनाता है। टेल्क का एक खनिज है जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg3। ठीक है, Mg3 Si4। ठीक है, O10H2O ये सॉरी OH2 मतलब OH2 मतलब क्या हुआ? H2O2 ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 92 नंबर है, इल्मेनाइट किसका अयस्क है? इल्मेनाइट अयस्क है किसका? आंसर हो जाएगा 92 का टाइटेनियम धातु का अयस्क होगा इल्मेनाइट। सी यहाँ से सही आंसर होगा। इल्मेनाइट एक समान गौण खनिज है जो विश्व भर में आग्नेय और तलछटी चट्टानों में पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र FeTi है ना O3 ये होता है। ये काले लो टाइटेनिक ऑक्साइड के रूप में दिखाई देता है और विशेष रूप से अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्र चट्टानों में पाया जाता था। 93 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पीओपी का। 93 का आंसर हो जाएगा पीओपी का सूत्र है फॉर्मूला BCaSO4 का होल नहीं CaSO4 एंड हाफ H2O इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये हुआ जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी जानते हैं, राइट। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए दवा में किया जाता है और मूर्तिकारों द्वारा इसकी तीव्र सेटिंग और पेंटिंग को लेकर के पसंद करने को लेकर करते हैं। 94 आते हैं। 94 बोला है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर क्या होगा 94 का?
94 का आंसर हो जाएगा ये एल्युमिनियम धातु, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बॉक्साइट चट्टान काफ़ी हद तक हाइड्रेट्स एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण से बना होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट अपने जमा की उपस्थिति और भूगर्भिक इतिहास के अनुसार भौतिक रूप से विभिन्न भिन्न होते हैं और कुछ जमा नरम, आसानी से कुचल दिए जाने वाले, संरचनाहीन होते हैं। कुछ कठोर, घने व पिसोलिटिक या मटर जैसे भी होते हैं। 95 है किसे ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज के लिए वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, हेरोल्ड क्लेटन उरे, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खून लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसने लिखी थी, या हाँ किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा करेक्ट 96 का सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, चैप्टर था हिंदी में, सुभद्रा कुमारी चौहान उन्होंने लिखा था ये। आगे आते क्वेश्चन 97 नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? करेक्ट आंसर 97 को जाएगा कैनिंग, इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार कैनिंग ने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शाही शासन के संक्रमण प्रक्रिया पूरी हुई थी। 98 नंबर आते हैं 98, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में विचार करने, ये बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। 98 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वारा खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था और जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या हुआ था? पारित हुआ था। ये सब याद रखना है। आंसर सी। 99 नंबर आते हैं क्वेश्चन 99 बोला, निम्नलिखित में से किसने 20वीं शताब्दी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक विटाल जोनसक और मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की थी? 99 का आंसर क्या होगा? 99 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, किशन फागुजी बंसोड़, इसका आंसर होगा बी। उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के नेतृत्वकारी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 100 है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था और उसे निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था? आंसर 100 का हो जाएगा सी, विजय निर्माण के लिए शाही विधान परिषद, सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान प्रस्ताव के संबंध में विचार करना, भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रस्ताव भारतीय सिविल सेवा के लिए इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने का आह्वान किया था। ओनली वन करेक्ट है, एक आंसर होगा 101 का। 102 नंबर है, राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 102 का आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। वर्ष 1875 में स्थापित इंडियन लीग का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना था और राजनीतिक शिक्षा में बढ़ावा देना था। 103 नंबर है, प्रसिद्ध वुड डिस्पैच जिसे प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? 103 का आंसर हो जाएगा, ये जारी किया गया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, वो डिस्पैच वर्ष 1854 में 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। इसने भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की थी, जहां उच्च शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी को रखने और प्राथमिक स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था। 103 का बी। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी न्यायिक कार्यों का अलग किया था? आंसर 104 का हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य में जिला स्तर पर कार्यपालिका
और न्यायिक कार्यों को पृथक कर दिया था और सिविल मामलों के लिए सदर दीवानी अदालत को सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में स्थापित किया था। आंसर 104 का बी। 105 है, हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां शामिल थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अंग्रेज और डच सही आंसर होगा इसका। ठीक है, यह संघर्ष उस समय तक उत्पन्न हुआ था जब मलय समूह में व्यापार मार्गों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय डच सेनाओं में अंग्रेजी संचार की व्यवस्था को बाधित किया था और उनके जहाजों पर कब्जा किया था। 106 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम बनारस अधिवेशन जो था उसके 1905 के संबंध में बताने कौन सा सही होगा? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। धर्मपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया था और इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया था। सेकंड गलत है क्योंकि धर्मपंथियों ने आंदोलन को बंगाल से बाहर विस्तारित करने का विरोध कर रहे थे और परिस्थितियों या सरकारी संगठनों का बहिष्कार किया विचार के विरोध थे। वे संवैधानिक तरीकों से प्राथमिकता देते थे और आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित समर्थन देना चाहते थे। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। तो ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 107 नंबर है, गंडमक की संधि 1879 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला, अफगानिस्तान के अमीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श संचालित करनी थी। 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ब्रिटिशों को काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। सेकेंड बात भी सही है। और यह संधि अंततः विफल हो गई थी क्योंकि जन दबाव के चलते याकूब खान को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जिससे क्या होता ब्रिटिशों को पुनः सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी और अब्दुल रहमान को नया अमीर नियुक्त किया गया था। यह अकमल तब हुआ जब शेर अली के काबुल में ब्रिटिश दूत को आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जबकि उससे पहले रूसी दूत को स्वीकृति दे दी थी। आंसर क्या होगा? 107 का सी करेक्ट है। 108 नंबर आते हैं। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित की है। आंसर हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे और उन्हें भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना था। उन्होंने वर्ष 1510 में बीजापुर शासक से गोवा प्राप्त किया था। तो ये सब बात याद रखनी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क और अल्मीडा के बारे में। आंसर क्या होगा यहाँ से? आंसर 108 का बी करेक्ट है। 109 नंबर है, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचा था तो इंग्लैंड के शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? करेक्ट आंसर 109 का हो जाएगा, ये था किंग जेम्स प्रथम। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की भूमिका क्या होती थी? ठीक है, भूमिका क्या थी या क्या होती थी बताना है। देखो, जिनकी भूमिका थी ये हो जाएगी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्राहक होना। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को मध्यस्थ के रूप में मान्यता दी गई थी, जो किसानों के भू राजस्व को एकत्र करने और उनको ब्रिटिश सरकार के एक निश्चित राशि का भुगतान करते थे। ठीक है, यद्यपि उन्हें भूमि पर वंशानुगत अधिकार दिए गए थे, फिर भी उनकी मुख्य भूमिका औपनिवेशिक राज के लिए संग्राहक की होती थी। 110 का बी करेक्ट है। 111 नंबर है, निम्नलिखित में से यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नैनकारा प्रणाली विस्तृत विवरण दिया था? आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर डोमिंगो पेस सही आंसर होगा। ठीक है, नैनकारा प्रणाली विस्तार से अध्ययन दो पुर्तगाली यात्रियों जो थे डोमिंगो पैस और फर्नांडो नोइज ने किया था। ये 16वीं शताब्दी के दौरान क्रमशः कृष्णदेवराय और अच्युतदेवराय के शासनकाल के दौरान आए थे। ठीक है, आंसर 111 का बी करेक्ट है। 112 आते हैं। 112 नंबर है, महमूद गवाह के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? आंसर 112 हो जाएगा, विजयनगर क्षेत्र में कांची, पश्चिमी तट पर गोवा, मालाबार क्षेत्र इसमें नहीं होगा। 112 का ए करेक्ट है। 113 नंबर है, वर्ष 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? 113 का आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि सही आंसर होगा इसका। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में औरंगजेब के आदेश के मराठा शासक शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 113 सी। 114 नंबर है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति क्या थी?
इनकी सत्ता की स्थिति दक्कन में शासकों के कारण कमजोर हो गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 114 का बी करेक्ट है। और उसकी राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यक्तिगत लक्ष्य दक्कन के राज्यों में एकजुट मोर्चे के गठन के बाधक बने थे, जिससे क्या होता था, मुगल साम्राज्य के समक्ष चुनौती प्रस्तुत हो सकती थी। आगे 115 आते हैं। 115 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, सम्मिलित करना है। कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं शब्द और अर्थ के हिसाब से। पहला यहाँ पर 115 में ये बोला कि ददनी क्या होता था? कारीगर को कच्चा माल और व्यापारी को अग्रिम राशि की आपूर्ति करता था ये। ठीक है, ददनी, राइट, ददनी प्रणाली थी ये। सेकेंड है कानकुत या कनकुत। कनकुत जो होता था, ये भूमि माप और फसल उत्पादकता पर आधारित राजस्व आकलन की एक विधि होती थी, न कि साहूकारों को बैंकरों का खमता। गलत हुआ। कारवानी है ना, कारवानी लिखा है। कारवानी क्या होता था? कारवां आधारित व्यापारी थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करते थे, न कि भूमि आकलन के जिम्मेदार। गलत है। सराफ क्या होते थे? सराफे थे, ये बड़ी मात्रा में अनाज ट्रांसफर करने वाले व्यापारी थे। गलत है, क्योंकि साहूकार या बैंकर थे जो हुंडियों को ऋण लेन देन को लेकर संभालते थे। ये भी गलत है। सिर्फ पहला करेक्ट है, एक आंसर 15 का। 16 नंबर 116, मेराबो के नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारे के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य विशेषता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? आंसर 116 हो जाएगा खिलजी वंश, बी करेक्ट आंसर है इसका 116 का। कमल की कली वाले किनारों में मेहराब के नीचे हिस्से पर चित्रित छोटी शैलीबद्ध कमल की कलियों की एक श्रृंखला थी। इसकी विशेषता में मेहराब की संरचनात्मक रेखाओं में एक लयबद्ध पुष्प अलंकरण प्रस्तुत किया गया था, जिससे इसका स्वरूप सौम्य हुआ था और ललित रूप से प्रतीकात्मक दोनों परिलक्षित हुए थे। आंसर 116 का बी करेक्ट है। 117 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, सही सम्मिलित कौन से हैं? अधिकारी और इसकी भूमि विशेषता के हिसाब से, भूमिका की विशेषता के हिसाब से। 17 है, पहला हो जाएगा यहाँ से क्या बोल रहे हैं? हाँ, समाहर्ता क्या होता था? देखो, समाहर्ता था जो ये क्या करता था? आकलन और प्रमुख संग्रहकर्ता के प्रमुख का प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सन्निधाता क्या होता था? राजकोष में भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था। ये भी करेक्ट है। तीसरा, महामाता जो था मौर्य प्रशासन के मंत्री, सेनापति या मुख्य लेखाकार जैसे कार्य करने को लेकर उच्च अधिकारी था। तीनों बातें करेक्ट है। 117 का आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट है। 118 आते हैं। 118 बोले निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित हैं? 118 का आंसर हो जाएगा कौन संबंधित हैं? करेक्ट आंसर एक तो आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। मणि मेखला इसमें नहीं होगा, पांचवा। सी यहाँ से क्या होगा? 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मणि मेखला एक बौद्ध साहित्य है और विशेष रूप से संगम युग के बाद 2 महाकाव्यों में से एक है। क्वेश्चन 119 से 119, गांधार कला शैली के बारे में विचार करना है। गांधार कला मूर्तिकला पारंपरिक जो परंपरा बैक्ट्रियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक प्रभाव से विकसित हुई थी। 119 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, गांधार में बुद्ध की मूर्तियां वस्त्र और शारीरिक संरचना दृष्टिकोण से परिष्कृत विवरण प्रदर्शित करती थी, जो प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाती थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 119 का सी करेक्ट है। 120, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के रूप में ध्रुपद के बारे में विचार करना है। कौन सा सही होगा? देखते हैं इसमें। ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के शुद्ध वाद्य यंत्र एवं वाद्य संगीत के उपयोग पर आधारित होती थी। पहली बात। 120 का क्या होगा? गलत है, क्योंकि ध्रुपद रचना जो केवल स्वरात्मक नहीं होती थी बल्कि वे स्वरात्मक भी होती थी और उसमें गीतात्मक काव्य पद को विस्तृत आलाप और लयबद्ध खंडों में संयोजित करते थे। आलाप बिना शब्दों के राग भावभूति से निर्धारित करता था, जबकि यहाँ पर रचना प्राय देवताओं की शासकों की स्तुति दोनों छंदों का प्रयोग करती थी। पहला गलत है। सेकेंड बात है, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक में से एक थे। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। क्या पूछा सही? तो डी। 121 नंबर है 121, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में विचार करना है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है जो राजस्थान में स्थित है। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है।
क्योंकि भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जबकि पूर्वतम बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहला गलत है। सेकंड, इंदिरा पॉइंट भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु है। सेकंड बात गलत है। आंसर क्या होगा? दोनों गलत है। आंसर डी। 122 नंबर है, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? करेंगे व्यवस्थित तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और चौथा मिजोरम। करेक्ट आंसर 3, 2, 1, 4, 122 का ये करेक्ट है। 123 नंबर आते हैं 123। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घन सबसे अधिक है। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना? पहली बात क्या हो गई? गलत हो गई। दूसरा बोला अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घन भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। ये बात कम है, करेक्ट है ना? ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 124 से 124, निम्नलिखित पर विचार करना, पश्चिमी हिमालय के दर्रों और उनसे संबंधित राज्यों को सही सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है? 124 में नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। गलत है, क्योंकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में भारत चीन की सीमा पर स्थित है। सेकेंड है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या होगा? लिपुलेख दर्रा जो आपका है ये उत्तराखंड, भारत, नेपाल की चीन सीमा के तिब्बत पर होगा, भारत भूटान पर नहीं। जो जिला कश्मीर घाटी के लद्दाख से जोड़ेगा। ये करेक्ट है। केवल 3 सही है, लेकिन गलत पूछा है। कौन सा गलत है? तो 1, 2, डी। 125 नंबर है, दक्कन के पठार के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? इसका समानता पर पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। पहला क्या होगा? 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है ना? पहली बात क्या हो जाएगी? गलत है। क्यों? क्योंकि दक्कन का पठार लहरदार उच्च भूमि, विस्तृत घाटी, गोलाकार घाटियां हैं। इसके समानता पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान। ये बात गलत हो जाएगा। सेकंड, पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये करेक्ट है। 124 नंबर है, सुमेल करने सूची 1 सूची 2 करते हैं। सिंगरौली है ना? सिंगरौली क्या होगा? सिंगरौली आपको देगा यहाँ से ये कोयला क्षेत्र है। क्योंझर क्या है? क्योंझर जो आपका है लोवेस के, उसके बाद सुंदरगढ़, मैग्नीज, कालाहांडी, बॉक्साइट। करेक्ट आंसर 126 का क्या होगा? 126 का ये करेक्ट है। 127 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। शिखर और इसका यहाँ पर द्वीप कौन सा होगा 127 में? पहला सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या होगा? ये उत्तरी अंडमान है ना? सॉरी, उत्तरी अंडमान तीसरे में होगा। उसके बाद माउंट थुलियर क्या होगा? माउंट थुलियर आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है। उसके बाद माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान द्वीप, माउंट डियावोलो दक्षिण मध्य अंडमान द्वीप। करेक्ट आंसर 127 का ये करेक्ट है। 128 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हिमालय नदी और इसके यहाँ पर हिमनद स्रोत कौन से होंगे? पहली बात है 128 का पहला बोला है कि नदी और हिमनद स्रोत, यहाँ से बोला है सिंधु। सिंधु का क्या होगा? हो जाएगा आपका बोखरचू। ठीक है। उसके बाद अलकनंदा, संतोपत, आगे गौरी गंगा, मिलाम हिमनद और मंदाकिनी जो हो जाएगा ये क्या होगा? मंदाकिनी आपको जो चौथा बचा वो चोराबाड़ी हिमनद। करेक्ट आंसर 128 का करेक्ट है। 129 नंबर है, अल नीनो और ला नीना भारतीय मानसून के संबंध में विचार करना है। अल नीनो घटना के कारण मध्य पूर्व प्रशांत महासागर जल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है? समानता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। 129 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है ला नीना की घटना विशेषतः उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का असमान रूप से ठंडा होना था, जिसके परिणामस्वरूप समानता भारत से बेहतर अधिक प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है। सेकंड बात क्या होगी? 129 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर सी। 130 भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में विचार करने।
ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है जो किसी भी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। 130 का पहला पहला करेक्ट है। सेकंड, सागौन, साल, शीशम तथा महुआ आदि पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, जबकि तेंदु, अमलतास, बेल और खैर शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित हैं। 30 का क्या होगा? दोनों सही है, आंसर सी। 31 है, भारत में गन्ने की कृषि के संबंध में विचार करने। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो उष्ण और आर्द्र जलवायु की सर्वाधिक अच्छी तरह से विकसित होती है। 31 पहला सही है। इसी 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में सिंचाई पर निर्भर होती है। करेक्ट है। तीसरा, उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने के सुक्रोज की मात्रा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में अधिक होती है क्योंकि वहां पाला पड़ने की अवधि अधिक लंबी होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि दक्षिण प्रायद्वीप में समुद्री जलवायु को प्रभावित होने के कारण कठोर शीत ऋतु अथवा पाले मुक्त रहते हैं। ये लंबी उष्ण अवधि गन्ने की वृद्धि को सर्वाधिक अवधि तक विस्तारित करती है। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर 1 और 2 सही होगा 131 का। 132 सोचिएगा, सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं इसमें पहला, कृषि के स्थानांतरित नाम स्थानीय नाम और राज्य क्षेत्र से कौन कौन से होंगे। पहली बात है, पहला है झूम के क्या होगा? उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। उसके बाद कुमारी पश्चिमी घाट, कुमारी पश्चिमी घाट होगा, हाँ ठीक है। दहिया बेवर मध्य प्रदेश और वाल्ट्री आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसका क्षेत्र है। करेक्ट आंसर 132 का सी। 133, निम्नलिखित राज्यों को उनके साथ सही सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है? कौन सा नहीं सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा मेसाबी रेंज पेट्रोलियम क्षेत्र, सी मतलब जो होगा यहाँ से इसका तीसरा करेक्ट होगा, जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है क्योंकि मेसाबी रेंज कहाँ पर होगी बताओ? पेट्रोलियम क्षेत्र है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 33 में मेसाबी रेंज पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए मेसाबी रेंज होगी लो एस के लिए होगी ना, पेट्रोलियम के लिए नहीं होगी क्योंकि मेसाबी रेंज और मिनीसोटा ये सब क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में लो एस के लिए। आगे आते क्वेश्चन 134 है, समुद्री यहाँ पर बंदरगाह दे रखा है, इनके अवस्थिति स्थान दे रखे हैं, वैश्विक बंदरगाह और इनकी अवस्थिति क्या है। पहली बात है, पहला बोला 34 में कि रोटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में, ठीक है करेक्ट है। तो उसके बाद है बुसान बंदरगाह आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जेबल अली बंदरगाह हो जाएगा आपका संयुक्त अरब एमिरेट्स और अस्दोद बंदरगाह इजराइल। करेक्ट आंसर 134 का क्या करेक्ट है? सी करेक्ट है। 135 आते हैं 135 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से या निम्नलिखित में से महासागरीय गर्तों को उनके निकटवर्ती महासागरों में कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? सम्मिलित नहीं कर रहा है 135 में, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये सी करेक्ट है। अटाकामा गर्त अटलांटिक महासागर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 135 का। अटाकामा गर्त प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत का महासागर का भाग है और इसका स्थान पेरू और चिली के तट के पास करीब 8000 मीटर की अधिक गहराई पर। 136 है, इनमें से कौन सा संप्रभु अफ्रीकी राष्ट्र विक्टोरिया झील के साथ जल के साथ प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करता है? आंसर 36 का हो जाएगा क्या? युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है युगांडा, केन्या, तंजानिया, लेकिन यहाँ पर रवांडा इसमें नहीं होगा। क्यों रवांडा क्यों नहीं होगा? सोचो। रवांडा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, 3 देशों से लगती है, ठीक है। आगे आते हैं रवांडा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेक्ट। क्वेश्चन 137 है, निम्नलिखित में अंतर सागरी जल निकाय के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। आंसर क्या होगा 137 का? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? एक तो काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। मैप में देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। काला सागर जो दक्षिण पूर्व यूरोप को पश्चिमी एशिया से बीच स्थित है। कैस्पियन सागर जो जाएगा आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा और बंद सागरी जल निकाय है। तीसरा अरल सागर
ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर ए। 38 निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख यहाँ पर नदियाँ सीधी काला सागर में मिलती हैं? 38 का आंसर हो जाएगा ये मिलती है, ये एक तो डेन्यूब नदी है ना, डेन्यूब नदी, नीपर नदी और एक आपका निस्टर नदी, राइन नदी इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 139 139 वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय से या किस जल निकाय में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। 140 निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है? करेक्ट आंसर 140 का हो जाएगा, ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। मोजावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, चिहू आहुआ मरुस्थल और ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चारों करेक्ट है। डी 1 2 3 4 140 का सही आंसर है। 141 है, एक निश्चित कुट भाषा में 8 @ 3 को अर्थ होता है 35 तथा 11 @ 4 का अर्थ होता है 59, उसी कुट भाषा में 14 @ 5 का अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, यहाँ से सी करेक्ट है 89। 42 एक निश्चित कुट भाषा में प्लैनेट क्या लिखा है? प्लैनेट लिखा है ना, इसको 78 तथा कैंडल को 49 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा, सिल्वर को लिखेंगे 95। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 143 निम्नलिखित में से विषम युग्मापर ज्ञात करना है, क्या होगा? विषम युग्मापर ज्ञात करना है 143 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एमीटर वोल्टेज, ये विषम है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है और एमीटर वोल्टेज का विषम युग्म हो गया। 44 आता है, इनमें से 4 युग्मों पर दे रखा किसी 3 को एक प्रकार से समान युग्म बनाते हैं, कौन सा भिन्न है इससे? आंसर 44 का सी। 41 और 1806, इसका आंसर होगा सी। 45 है, एक निश्चित कुट भाषा में C7/2m को G14H तथा F9/2R को Z18M लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में J5T को कैसे लिखा जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा बी, N24O। आगे आते हैं क्वेश्चन 146 निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प को 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, विकल्प ज्ञात करना है। आंसर 46 का हो जाएगा, संख्या श्रृंखला इसका सही आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन 47 है, 5 वर्ष पहले आशा की और भावना क्या होगा रेशियो 3:2 था। चारों भावना से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, 7 वर्ष बाद आशा की आयु भावना से 3 वर्ष पूर्व की आयु चारों की वर्तमान आयु से योग के बराबर होगी। आशा की वर्तमान आयु क्या है? आंसर 47 का सी करेक्ट है। यहाँ पर आपको सबको पूरा प्रैक्टिस करना है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इन सबकी आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी 10 क्वेश्चन आपके लास्ट में मिलते हैं क्वेश्चन के, वो 148 नंबर है। निम्नलिखित में से विकल्पों का लुप्त यहाँ पर संख्या ज्ञात करने क्या होगी? ये लुप्त संख्या क्या होगी यहाँ पर? 48 का आंसर हो जाएगा, ये होगी 16। ठीक है, 7 + 6 + 17/13 3 30 हो गया, 30/3 10, 24 + 6 + 12 कितना होगा? 42/3 14, 25 + 10 + 13/3 48/3 मतलब 16। आगे आते हैं क्वेश्चन 149। अर्जुन ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और वह 8 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है। पी से ओ के बीच सापेक्ष किस दिशा में है बताना। 49 का आंसर हो जाएगा, ये है दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 50 यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस, इनमें से क्या होगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डिजिट भरेंगे, पॉइंट किसके किसके यहाँ पर कौन कौन से इसकी पॉइंट जो चेंज किए गए भरेंगे ना, उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 150 का, सी करेक्ट हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट यहाँ पर जो 16 नंबर था इसका फुल वो खत्म हो गया। और हमको 15 अगर मिलेगा तो 15 करा दूंगा, वरना मैं 17 को कराऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो इसमें वो नहीं करना है कि मेरा सिलेबस छूट रहा है इसमें, नहीं। फुल लेंथ क्या होता है, फुल लेंथ पेपर में यही एक अच्छा रहता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फुल लेंथ आप 10वां पहले कर लो या पहला कर लो या 18 कर लो या 20 कर लो, है ना। तो इस फुल लेंथ के हिसाब से सब पूरा सिलेबस मिक्स होता है पूरा, उसके हिसाब से यहाँ पर कवर किए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको सोचना नहीं, जितने पेपर मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर कराता जाऊँगा।
राइट। लेकिन बाहर आपको जो लिखा है एकदम क्लियर लिखा मिलेगा, जो भी पेपर है, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो। ये नहीं कि आपसे बताया जा रहा है 16 है वो 18 कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है 2026 का, आप करा रहे हो 2024 का, है ना, ऐसा नहीं है। आपको एकदम जो कोचिंगों के द्वारा जो जिनका पेपर है उनका ही हिसाब से यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, है ना। हमारा इसमें कोई वो नहीं कि मैं आपको चेंज करके इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी आपको सब क्वेश्चन जितने मैंने कराए 76 से लेकर 150 तक, इनके टॉपिकों को जाओ और डीप में अच्छे से पढ़ो। जो मैथ के 10 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के आए, उनको भी जाके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना आपको रोज करना है, 75-76 क्वेश्चन रोज करना है। प्लस आपको करंट अफेयर जो रिवीजन करो रिवीजन करते रहना है। प्लस साथ में अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को भी रिवीजन करो अच्छे से, और ठीक है। अभी आपके पास समय है, पूरा दिन यूट्यूब पे नहीं देना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है।